चलिए स्टार्ट करता हूँ। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। और आज 11th का सेशन है और सभी लोग जुड़ गए हैं। और जितना जल्दी हो सके एक बार अब कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ गुड इवनिंग राजा, रागिनी, सुजाता, रागिनी शर्मा, यस सर। चलिए फिर से एक नए जोश के साथ हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन चैप्टर में रूल्स पढ़ रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि थोड़ा बोरिंग चैप्टर तो है ये। 11th का जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो सब डेटा बेस्ड है और डेटा आपको याद रखना पड़ता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है तो ये, और बेसिक है तो थोड़ा सा आपको उबाऊपन लगेगा, यानी आपको लगेगा विशेष कुछ सीख नहीं रहे हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना कि 12th में जब आप जाओगे तो ये आपको सारा कॉन्सेप्ट काम देने वाला है। तो यू विल हैव टू कंसीडर दीज कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एंड लाइक दिस। सो हम अभी बात कर लें, अब मैं थोड़ा आपसे हिंदी में बात कर लूं कि 7 रूल तक हम लोग पढ़ चुके थे। 8 रूल के भी बारे में डिस्कस कर लिया था हमने, जहां तक मुझे याद है जो मैंने पिछले वीडियोस को देखा। पॉजेसिव प्रोनाउन में बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस, यानी कि मैंने आपको पिछले दिनों जो रूल में बताया था कि जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ध्यान से देखना इसको, ऑब्जेक्ट के रूप में जब पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वैसा हम इस तरह का सेंटेंस बनता है। जैसे प्लीज सेव हिज लाइफ, एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज सेव हिज लाइफ, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। मेरा यहाँ ये बतलाना है कि ये जो हर्स का प्रयोग है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आपको एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली याद रखना है कि चाहे नाउन हो या नाउन में बोलता हूँ, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये 6 तरह के यूज हो सकते हैं। या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या जिरंड हो सकता है, या इन्फिनिटिव हो सकता है, या क्लाउज हो सकता है, या फ्रेज हो सकता है। चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये 6 ही हो सकता है, 6। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, याद रख सकते हैं तो याद रखिए। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो सकता है, सब्जेक्ट जिरंड हो सकता है, सब्जेक्ट क्लाउज और फ्रेज हो सकता है। तो चलिए इस सब पे हम चर्चा तो करते रहेंगे, आगे बढ़ जाते हैं और रूल नंबर 9 पे चलते हैं और कुछ थोड़ा आसान रूल पे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। और आसान रूल पे चलेंगे तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में मजा आएगा। अच्छा, एक हमने चेंजिंग किया है 11th के क्लास के लिए, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जो मैं स्टार्टिंग में वर्ड मीनिंग बताया करता था और ट्रांसलेशन, याद कीजिए मैंने ट्रांसलेशन का ऑलमोस्ट 6 रूल तक पढ़ा दिया है, आज 7 रूल पढ़ाऊंगा मैं। तो वो मैं लास्ट के 15 मिनट में किया करूंगा, जब आपका लास्ट पूरा क्लास यानी कि 6:45 से वो दोनों चीज़ हम किया करेंगे। इससे क्या होता है ना, हमारा ज़्यादा इसमें समय चला जाता था और फिर हम मेन चीज़ हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो इसलिए अब हम वर्ड MST रूल यानी ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग ये लास्ट के 15 मिनट में हम किया करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम आ जाते हैं अपने रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 में हमारा क्या कहता है, यहाँ से अब हम सीखना शुरू कर देते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। आप जानते होंगे कि दिस मने भी यह होता है और इट मने भी यह होता है। दिस और इट दोनों का मतलब आपको लगता होगा कि एक ही होता है, लेकिन दोनों में ग्रामेटिकल डिफरेंस होता है, व्याकरणिक अंतर होता है। और वो व्याकरणिक अंतर क्या क्या होता है वो देखिए ध्यान से। सपोज दैट मैं आपको थोड़ा सा अपने से हिंट से पहले बताऊं, फिर इधर आऊंगा मैं अपने आप को लेके। इसको ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर मैं किसी को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, है ना, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। डिमोन्स्ट्रेट करने का मतलब है पॉइंट आउट करना। जैसे दिस इज ए पेन, इसको इट इज ए पेन नहीं बोल सकते, यानी जब दिखला रहे हैं कि ये कलम है, ये दिस इज माई पेन, अगर आप इट इज माई पेन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को बता रहे हैं कि यह कलम मेरी है, यानी आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप दर्शा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन
जब आप किसी चीज़ के डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, टाइम का यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं इट इज़ 10 o'clock नाउ, अभी 10 बजे, वहाँ पे दिस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप लिखते हैं जैसे इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock नाउ। आप अगर यहाँ पे लगा देंगे दिस का प्रयोग तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। दिस इज़ 10 o'clock अगर कर देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है, तो मेनली अगर आपको एनीबडी इफ एनीबडी आस्क यू कि व्हाट डज इट मीन ऑफ दिस एंड इट एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड इट, सो यू शुड रिप्लाई लाइक दिस। आपको ऐसे जवाब देना चाहिए कि दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिमॉन्स्ट्रेशन, टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ पॉइंट आउट, यानी दर्शाने के लिए दिस का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। whereas it is used to express the meaning of place, time, duration, amount, distance, etc. यानी इत्यादि को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का करते हैं। अब आपको जो यहाँ अंतर लिखा हुआ है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ कि यहाँ पे किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। देखिएगा ध्यान से। दिस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस एंड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ नेम, इंट्रोडक्शन, इटीसी, एनी पर्सन और थिंग। मैंने अभी बोला था एक शब्द पर याद कीजिए, मैंने इस पर चर्चा किया था, पॉइंट आउट यानी डिमोन्स्ट्रेट करना, यानी पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है दर्शाना या दिखलाना। तो दर्शाना या दिखलाना के अर्थ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, देखा मैंने अभी तुरंत बताया था। दिस इज रामू, ये व्यक्ति रामू है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको दर्शा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। ठीक है, और इट का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था, टाइम को, डिस्टेंस को, वेदर को भी, वेदर को। जैसे इट इज समर सीजन, यानी इट इज समर, यानी समर है अभी। आप गौर करेंगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी इट इज समर करके है। तो कहने का मतलब है कि इट और दिस में, जैसे डिस्टेंस को बतलाने के लिए देखिए लिखा हुआ है इट इज 40 किलोमीटर्स, इट इज 40 किलोमीटर, यार इट इज 40 किलोमीटर्स टू रीच देयर नाउ, यानी वहां जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए अभी 40 किलोमीटर हैं। तो आप गौर करेंगे ये 40 किलोमीटर्स क्या है? ये 40 किलोमीटर्स क्या है भाई? ये 40 किलोमीटर्स है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को बतलाने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आप मोटे तौर पे आप ये समझिए कि आप एक लाइन में अगर आपको कोई पूछे कि दिस और इट में क्या अंतर है तो आपको बताना चाहिए। आप फाइनल में कर रहा हूँ इस बार, पहले शुद्ध हिंदी में है ना, और उसके बाद अंग्रेजी में। दिस का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, दर्शाना, और इट का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे समय को, दूरी को, अमाउंट यानी रकम को, या फिर वेदर को, मौसम को, इत्यादि को बतलाने में किया जाता है। इट का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो ये 2-3 अंतर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं अपने रूल नंबर आगे पे। ठीक है ना, ये तो खत्म हो गया। अब इसमें अब पेज नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ अंतर दिया हुआ है 9 इस पे। व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज इट, देखो गलत होता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दिस का प्रयोग करते हैं लेकिन इट का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, आप इसका जरूर इसके बारे में ध्यान से देख लेना। ठीक है ना, ये रहा। अब इट का प्रयोग, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, बेबी, कंट्री इत्यादि को, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इट का प्रयोग हम अभी तुरंत बोले थे कि नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु को बताने के लिए। जैसे इट इज फैन या इट इज फैन, ये पंखा है ना। जैसे अगर आप कहते हैं, देखिए एक तो इट इज फैन क्या करिए, ये निर्जीव चीज के लिए हो गया है ना। ये पंखा है, आप दर्शा नहीं रहे, खाली बोल रहे इट इज फैन, यह पंखा है। यानी निर्जीव चीज को सिर्फ बतलाने के लिए हम फैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर फिर बोल देंगे कि इट इज रामू तो गलत हो गया, क्योंकि रामू क्या है? सजीव है, और रामू क्या है? लिविंग थिंग है ना। चलिए, अब हम इसमें आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनिमल को बताने के लिए भी हम करते हैं। जैसे कैट हो गया, बिल्ली, तो आप कहेंगे, जैसे देखो, वेयर इज योर कैट, तुम्हारी बिल्ली कहाँ है? इट हैज़ ड्रंक माई मिल्क, ये मेरा दूध पी गई है। तो आप बताइए इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? कैट के लिए। और कैट क्या है? एनिमल है। तो एनिमल को बतलाने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं।
एनिमल को बतलाने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। आप देखें ना, इट किसके लिए यूज हुआ, ये इट जो प्रोनाउन है वो इट किसके लिए यूज हुआ है, इट इट प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए हुआ है, बिल्ली के लिए हुआ है। जैसे वेयर इज योर कैट, तुम्हारी बिल्ली कहाँ है, इट हैज ड्रंक, ये पी गई है माई मिल्क, मेरा दूध। तो इसका मतलब इट का प्रयोग हुआ है बिल्ली के लिए, और नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन ये किसके लिए यूज हुआ है, एनिमल के लिए। तो आप ये भी समझ में आ गया होगा, एनिमल, नॉन लिविंग तो समझ में आ ही गया। अब देखो बेबी, बेबी जिसका, बेबी मतलब बच्चा, और बेबी कहते हैं जो खास तौर पे 5 साल से छोटा होता है, जिसके कि हम लोग ना सेक्स पे डिपेंड ये नहीं करते, बात नहीं करते हैं। यानी कि बेबी माने बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, मतलब इट का प्रयोग कर लेते हैं। यानी कोई बच्चा अगर है जिसके सेक्स का पता नहीं है, मतलब मेल है कि फीमेल है, या उसकी चर्चा अगर हम नहीं करते हैं, तो हम उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए कंट्री, सॉरी, उसके बाद हम यूज करते हैं, देखो यहाँ पे कंट्री के लिए। तो कंट्री, जैसे इंडिया इज ए कंट्री, इट इज वेरी बिग, इट का प्रयोग किसके लिए किए हैं, इंडिया के लिए किए हैं। तो इंडिया के लिए ही का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, सी का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या करेंगे, देश का नाम है तो इट का प्रयोग करेंगे। तो ये था दिस और इट में बेसिकली ये डिफरेंस था। आप इट और दिस के बारे में और भी अंतर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 11 में हमारा कहता है अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अरे यार ये तो है ना, बड़ा परेशान करता है ये। अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट पहले होता क्या है, मैं अपने तरीके से पहले आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं। 2 अर्थ में वाक्य को लिखते हैं, पहले तो ये देखते हैं। एक लिखते हैं गुड सेंस में, एक लिखते हैं गुड सेंस। गुड सेंस का मतलब क्या हो गया, अच्छा, अच्छा अर्थ के लिए, ठीक है। और एक लिखते हैं बैड सेंस, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में ये दोनों क्या लिखे हैं हम, है ना। जब, यानी कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। जब एक ही सेंटेंस में, जब एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउन का प्रयोग या नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उसको कैसे अरेंज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं, तुम और वह कल पटना चलेंगे, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंग्रेजी अगर बनाते, तो मैं के लिए आई, यू एंड ही। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये अरेंजमेंट गलत होता है। इसका अरेंजमेंट करने के लिए हम 2 3 1 को फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहां से ध्यान से देखिएगा, ये 2 3 एंड 1 ऐसे करके फॉलो करते हैं। देखो यहां से तीर का निशान लिखा हुआ है यहां से, तो 2 3 1, 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन, 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन एंड 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन। यानी 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तब, यानी कि इसको 2 3 1 रूल के नाम से जानते हैं जब सब्जेक्ट को अरेंज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगर 2 ही पर्सन रहेगा तो देखिएगा तीर का निशान किधर है, इससे इधर है, तो 2 के बाद 3 है तो इसको ऐसे कर देंगे, 3 के बाद 1 है, देखिएगा ध्यान से, तो ऐसे कर देंगे, और उसके बाद 2 के बाद देखिए 1 है। यानी कि जब वाक्य का अर्थ गुड सेंस, अरे ये क्या हो गया, चलिए कोई बटन लगता है दब गया था। वाक्य का अर्थ जब गुड सेंस में हो तो सबसे पहले 2 3 1, 2 3 3 1 और 2 1 का यूज करते हैं। जहां पे मैं यहां लिख देता हूं, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन और 2 का मतलब सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। और बैड सेंस में यही जो होता है तो उसको हम लोग यूज करते हैं 1
2 3 के ऑर्डर को। यानी कि सेंटेंस जैसे अगर ये रहे कि कल रात मैं, तुम और वह झगड़ रहे थे, है ना, जैसे मेरा दोस्त और तुम क्रिमिनल हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, झगड़ना की अच्छी बात नहीं है, तो बैड सेंस आ गया। तो बैड सेंस में हम कैसा प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 दिए, तो आप बताइए क्या क्या अरेंजमेंट करेंगे। 1 2 करेंगे, देखो तीर का निशान किधर है, उसके बाद 2 3 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 1 3 करेंगे। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, 1 3 करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप गौर करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है, इसको सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर लिखे हम कि मैं और तुम कल पटना चलेंगे, कल पटना चलेंगे या जाएंगे। अगर आपको इसको ट्रांसलेट करना रहता बहुत इजी लेवल में, तो आप क्या करते, आप करते आई एंड यू। आप करते कि नहीं करते, करते ना, बिल्कुल करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये गलत हो रहा था। क्यों, क्योंकि ये है 1 और ये है 2। देखो ध्यान से, जब 2 1 का रहता है तो 1 2 नहीं देते हैं, बल्कि 2 और 1 देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या दे देंगे, यू एंड आई। आप गौर करना, तुम को इधर ले आएंगे, एंड आई। अंग्रेजी में हम ऐसे लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू एंड आई। और उसके बाद क्या लगा देंगे, उसके बाद यहाँ हम लगा देंगे सेल। और किसके अनुसार सेल लगाए हैं मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा देर में। ये इसके अनुसार लगाए, ये वी है, और ये वी कैसे है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर में। तो वी के अनुसार लगा दिए सेल, गो टू पटना टुमारो, TOMORROW, है ना। तो आप, हेलो सर, गुड इवनिंग। सुमित कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं और तुम कल पटना चलेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा कि अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट कैसे करते हैं, यानी सब्जेक्ट को कैसे सेट करते हैं, है ना। जैसे अभी आपने सेट किया, देखो यहाँ पे मैं था, लेकिन यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा अंग्रेजी में, यू लिखा। तुम था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। क्यों, क्योंकि इस नियम के अनुसार कर दिए। और इस नियम के अनुसार अब हम लोग एजम्पशन करेंगे। पहले तो इसको मिटा देते हैं जगह बनाने के लिए, है ना। और एजम्पशन किसको कहते हैं, एजम्पशन माने कैसे मानेंगे, इसको मानेंगे कैसे। तो देखो 2 3 1 अगर रहेगा तो इसको हम लोग मानेंगे वी। क्यों मानेंगे, वी क्यों मानेंगे, आप गौर करेंगे कि जिस ग्रुप में फर्स्ट पर्सन रहे, कोई नंबर कोई केस में जिस ग्रुप में फर्स्ट पर्सन रहेगा उसे हम वी मानेंगे। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसको वी मान लिए, इसमें भी फर्स्ट पर्सन है, इसको वी मान लिए, इसमें भी फर्स्ट पर्सन है, इसको वी मान लिए। अब आप गौर करना कि इसमें सेकेंड पर्सन है ना। तो जिसमें फर्स्ट पर्सन नहीं रहे और सेकेंड पर्सन रहे, फर्स्ट पर्सन नहीं रहे और सेकेंड पर्सन रहे, तो उसको हम वी नहीं बल्कि क्या मानेंगे, यू मानेंगे, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो अब आप गौर करो, इसमें फर्स्ट पर्सन है तो इसको क्या मानेंगे, वी। इसमें फर्स्ट पर्सन है तो इसको भी मानेंगे वी। और इसमें देखो फर्स्ट पर्सन है तो इसको भी मानेंगे वी। इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है और सेकेंड पर्सन है तो इसको मानेंगे यू। इसी तरह से इसकी मान्यता होती है। और ये जो यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एजम्पशन। इसको क्या कहते हैं, एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यता, यानी इसको क्या मानते हैं, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे, सो देखो ध्यान से, तो ध्यान से इधर देखो। जैसे अगर ये ट्रांसलेशन रहता, छोटा सा ट्रांसलेशन लेता हूं मैं और तुम कल अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, है ना। अभी मैंने जो एजम्पशन बताया है, वी यू वी। मुस्कान, ये क्या लिख रही है मुझे समझ में नहीं आया। चलो इसको देखते हैं, इसको। अच्छा, वो जो मैंने अभी बताया उसके लिए आप उसको याद कर लेना। चलो यहाँ पे आते हैं, मैं और तुम कल अपने घर जाएंगे। आप इसमें से अगर 5 लोग ऑनलाइन हैं,
आप में से किसी को आता है तो आप इसे ट्रांसलेट करके बताइए। आई एम वेटिंग। मैं थोड़ा आपसे बात करूं आज तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए तो। मैं और तुम कल अपने घर जाएंगे, इसको ट्रांसलेट करके बताइए कोई, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी बताइए, या मैं बताऊं? मैं बताऊं? चलो, तो इसमें देखना है मैं और तुम, तो इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन आई कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? यू। लेकिन आई एंड यू नहीं लिखेंगे, देखो गौर से, यू तब आई, यू एंड आई, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, इसको क्या माने थे? यू एंड आई को क्या माने थे? अगर दोनों रहेगा तो बताइए क्या माने थे इसको? वी माने थे, तो इसको हम लोग वी मान के आगे बढ़ेंगे अब। और उसके बाद जाएंगे, गागे गी लगा हुआ है तो वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, थोड़ा बहुत तो आप जरूर जानते होंगे, वी सेल। और उसके बाद गो टू। अब देखो यहाँ पे अपना अपनी के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, तो पॉजेसिव केस तो तभी पता चलेगा ना कि आई के अनुसार करें कि यू के अनुसार, तो इसके लिए इस दोनों की मान्यता जरूरी थी। और इसको वी मान के, और वी का पॉजेसिव केस क्या लगाएंगे यहाँ पे? आवर। और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? घर। घर के लिए यहाँ पे लगा दीजिए होम, है ना, हाउस लगा दीजिए। तो यू एंड आई शैल गो टू आवर होम, तो ये इसका बन गया। अच्छा, कल भी लिखा हुआ कल, तो लास्ट में आप दे दीजिए टुमारो। यू एंड आई शैल गो टू आवर होम टुमारो। यस, काजल ने सही जवाब दिया, टुमारो। यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यू एंड आई शैल, यस शैल गो टू आवर होम। यही चीज मुझे बताना था कि आवर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। आवर का प्रयोग जब तक कि इसका एजम्पशन नहीं निकालेंगे, या इसका एजम्पशन क्या हो गया? वी। और वी के अनुसार हमने पॉजिटिव केस क्या मान लिया? आवर। तो इसलिए आवर मानने के लिए हमने एजम्पशन निकाला। मयंक भी लिखे हैं यू एंड आई, फिर वी क्यों लिख दिया आप? अरे वी तो इसको माने थे ना, वी लिखना नहीं है ट्रांसलेशन में, सेल गो टू आवर होम टुमारो। मयंक आप वी काट दीजिए, आपको गलती से लिखा गया होगा शायद, इसको काट दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो ये था हमारा एजम्पशन, और हम अपने रूल पे आ जाते हैं अब हम। हाँ, ये देखिए हमारा रूल जो था, ये अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट का। आप गौर करेंगे, इन द थ्री पर्सन्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, देन द सीक्वेंस ऑफ 2 3 1 इज फॉलोड। आपको गौर करिएगा, यहाँ पे 2 3 1 के बारे में लिखा हुआ भी था, 2 3 1, है ना। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और आई का मतलब फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई शैल गो टू आवर होम टुमारो, ठीक है। आप सब लोग सही बनाए, मुस्कान मयंक भी सही बनाए, गलती से वी लिखा गया इनमें। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब आप सीख लिए। देखो यहाँ पे 2 3 1 को फॉलो करके हम अगला रूल पे चलते हैं। हाँ, अगला रूल, रूल नंबर 12। देखो बैड सेंस में, बैड सेंस के बारे में भी बता दिया, और इसका, इसमें कौन सा अरेंजमेंट होता है? 1 2 3 का, है ना, आपको ये भी बता दिया। इसमें 1 2 निकलता है, इसमें 2 3 निकलता है, इसमें 1 3 निकलेगा। और इसका एजम्पशन क्या होगा? इसका एजम्पशन वी होगा, इसका भी एजम्पशन वी होगा, इसका एजम्पशन यू होगा, और इसका एजम्पशन वी होगा। और इसी आधार पे हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, इसमें क्यों फॉलो किए हैं इस तरह से? इसमें जो फॉलो हम किए हैं 1 2 3 को, क्यों किए हैं? क्योंकि क्रिमिनल होना अच्छी बात नहीं है, क्रिमिनल होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? 1 2 3 के ऑर्डर को किया है। अन्यथा क्या करते? अगर हम यहाँ पे लिख देंगे आई यू एंड ही आर, अगर इसके जगह पे कर देंगे स्टूडेंट्स, है ना, तो हम यहाँ पे आई यू एंड ही नहीं देंगे, तब क्या देंगे बताइए? तब देंगे ही यू एंड आई, है ना। तब इसके अनुसार इसको वी मान लेंगे, और वी के अनुसार क्या लगाएंगे? आर, और तब लिखेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा ये 2 3 1 1 2 3 वाला, यानी ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला रूल पे चल जाते हैं अब हम। और एजम्पशन ऑफ प्रोनाउन भी आपको बता दिए अभी। एजम्पशन, एजम्पशन किसको कह रहे थे हम? एजम्पशन का मतलब मान्यता, ये मैं आगे आगे आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से, है ना।
और ये जो जगह मैंने छोड़ा था इसीलिए कि आप उसको सीख सकिए। ठीक है, आप चलो यहाँ सीधे एग्जाम्पल पे आ जाओ। यू एंड ही मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। देखो ध्यान से, यू है और ही है, इसका मतलब बताइए क्या है, ये सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। तो 2 3 एक में से 2 3 तो आ गया, सेट हो गया, है ना। तो इसके लिए मतलब इसका एजम्पशन क्या होगा, इसका एजम्पशन क्या होगा यू एंड ही का, बताइए तो कोई, हम वेट कर रहे हैं। एजम्पशन का मतलब मान्यता, इसको क्या मानेंगे, यहां देखिए यू एंड ही है लिखा हुआ, दिख रहा होगा, इसको क्या मानेंगे, इस ऑब्जेक्ट, इस जो सब्जेक्ट है इसको क्या मानेंगे, जिसमें 2 और 3 होता है तो क्या मानते हैं, हाँ यू, यस काजल ने बोला सही जवाब, तो इसको यू मान लेंगे। और इसी के लिए तब इसको क्या, यू एंड ही है, तो यहां पर बताइए आवर होगा, ये तो गलत लिखा हुआ है, लगता है इसको करेक्शन करना है क्या, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो या तो ये गलत लिखा हुआ है या फिर इसका ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो दिया हुआ नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें लगता है आई छूट गया है, इसका होगा आई यू एंड ही मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। समझ गए ना, आई छूट गया है, और नहीं अगर अगर यही रहेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, योर, ये ध्यान रखिएगा। एजम्पशन चूंकि आपने, काजल ने बोला, मयंक ने भी बोला यू होगा, रागिनी ने भी बोला यू, तो जब यू होगा तो यू के लिए क्या करेंगे, योर करेंगे। तो या तो यहाँ पे आई छूटा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कोई ना कोई तो टाइपिंग एरर हो सकता है। चलो इस पे आ जाते हैं। यू एंड ही हैव डन योर वर्क, आप गौर करेंगे यू एंड ही करेंगे तो क्या, अभी तुरंत आपने बताया था, तो इसको यू मानेंगे, तो यू के लिए योर, ये सही है। देखो यू ही एंड सी, अब बताइए इसमें कौन कौन पर्सन का यूज हुआ है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो 2 3 3 रहेगा तो क्या करेंगे, तो सजा हुआ ही है, 2 3 एक होता है 231 में, तो 2 और 3 यानी ये सजा हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 और 3 है, तो इसका एजम्पशन क्या हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, और यू के अनुसार क्या लग गया, योर लग गया। मुस्कान बोल रही है, नहीं नहीं सुजाता मुस्कान बोल रही है वी नहीं होगा इसका, आप किसके बारे में बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इस बात को यहां ध्यान रखना, 2 3 3 भी रहे तो एक बार 2 एक बार 3 मानेंगे, तो 2 3 मानेंगे तो यू इसका एजम्पशन होगा, और यू के लिए तो योर सही है, हाँ ठीक है इस बार सही है। अब देखो इसका, चलो 4 नंबर करो, 4 नंबर करो, यू ही एंड आई है, तो सही है, देखो 2 ये 3 और ये 1 यानी सही है, तो इसका क्या एजम्पशन होगा बताइए, हाँ वी होगा, इसका वी होगा, और वी के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, आवर, यानी इस क्वेश्चन में ना ये आई यहाँ पे नहीं होगा, यहीं पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे योर होगा, ठीक है ना, पहला में ये करेक्शन कर लेना अपना, समझ लेना। चलिए सुजाता, रागिनी, मयंक सभी लोग समझ गए, हम आगे बढ़ जाते हैं अब। यानी ये एजम्पशन, सब्जेक्ट का अरेंजमेंट, गुड सेंस बैड सेंस, ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब सब लोग तैयार हो जाओ कंसिस्टेंसी के लिए। अभी मैं जो सिखाने वाला हूँ बहुत ही बेसिक आइडियाज आपको देगा, और आपको जो डिफरेंसेस आज तक समझ में नहीं आ रहा होगा वो समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा पेशेंस केवल रख के इसको ध्यान से देखना। बस मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ और इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ईच आइदर नाइदर के बारे में, तो जिसमें से हम ना ईच आइदर नाइदर ही नहीं लेंगे बल्कि ईच एवरी आइदर नाइदर एनी नन सब एक बोर्ड में ले लेते हैं, है ना। और बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, आप केवल कंसिस्टेंसी आप बनाए के रखना, ठीक है जी। मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, देखो ध्यान से, ये हम लिख रहे हैं ईच, उसके बाद लिख रहे हैं एवरी। देखो इसमें ना केवल ईच आइदर और नाइदर के बारे में मैं सब एक साथ समझा देता हूँ ताकि आगे के रूल में भी मुझे समझाना ही है तो वो आसान होगा। ईच एवरी आइदर और नाइदर, ठीक है। अब आइदर के सामने देखो यहां लिखे हैं, इसके सामने लिख रहे हैं एनी और इसके सामने में लिख रहे हैं नन, ठीक है। चलो अब इसको ना थोड़ा मिटा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कभी कभी लेता है कभी नहीं लेता है, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या है, एनी और ये है नन। ध्यान से देखना, ईच का प्रयोग
है ना। ईच का प्रयोग दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए करते हैं। बस जितना बोले उतना याद रखो, बस आगे आगे सब कुछ मिलते चला जाएगा। ईच का प्रयोग दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए करते हैं, बस जितना बोले उतना ही। एवरी का प्रयोग सिर्फ दो से ज्यादा, ये जो ग्रेटर देन मैं लिख रहा हूं, ग्रेटर देन, ये ग्रामर का रूल नहीं है, सिर्फ मेरा अपना स्टाइल है आपको सिखाने का। ग्रेटर देन टू मतलब क्या हो गया कि एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए होता है, अर्थात दो के लिए एवरी का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए होता है, दो में से एक के लिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि इसी दोनों लड़के में से किसी एक ने मेरा मोबाइल लिया है, तो दो में से एक का बोध हो गया, तो आइदर। और दो में से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे कर देता हूं, एक भी नहीं तो क्रॉस कर दिया। ये सिर्फ अपने समझने और समझाने की भाषा है, इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। अब आप गौर करो, ईच का प्रयोग दो या दो से ज्यादा के लिए करते हैं। ओहो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ईच का प्रयोग दो या दो से ज्यादा के लिए करते हैं। एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं। आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए करते हैं। और नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं एनी का। एनी का प्रयोग करते हैं दो से ज्यादा, देखो यहाँ पे दो था, आइदर का था दो में से एक, और नाइदर का हो जाएगा दो से ज्यादा में से एक। दो से ज्यादा जैसे तीन में से एक, चार में से एक, पांच में से एक, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी का। ठीक है ना, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी का। अब सुनो, दो से ज्यादा में से कोई नहीं, गौर करिएगा, नन का प्रयोग कहां करते हैं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं के अर्थ के लिए। ठीक है, सबका हिंदी अर्थ भी बताएंगे एकदम, डोंट बी टेक टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, जब भी हो तो टेंशन देने का, तो टेंशन लेना नहीं है। समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो और भी अच्छा। क्यों, आपको लगता है और भी अच्छा कैसे, अगर समझ गए तो बढ़िया बात है, नहीं समझे तो आगे मौका मिलेगा समझने का, एक क्यूरियसिटी बनी रहेगी। तो समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो और भी अच्छा। चलो इसलिए टेंशन नहीं लो, इधर ध्यान दो। सारी बातों को हम लोग एक बार पहले हिंदी में समझ लेते हैं, उसके बाद इस सब बात को एक बार अंग्रेजी में करेंगे। ठीक है, आप केवल ध्यान देते रहना। तो मैंने क्या बोला, ईच का प्रयोग दो या दो से ज्यादा के लिए। एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए। आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं। एनी का प्रयोग दो से ज्यादा में से कोई एक के लिए। और नन का प्रयोग दो से ज्यादा में से कोई नहीं के लिए करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब हम ना इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं, और हिंदी अर्थ लिखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इसका हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक, या इसको ना आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हरेक, प्रत्येक या हरेक। और इसका भी वही अर्थ होता है, इसका सेम दोनों का अर्थ होता है, लेकिन व्याकरणिक अंतर होता है, ग्रामेटिकल डिफरेंस होता है। और इसका होता है आइदर का मतलब दो में से एक। ठीक है जी। और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। चलिए अब आते हैं इस पे। एनी का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई एक, दो से ज्यादा में से कोई एक। ये सारा हिंदी अर्थ हो गया इसका। ठीक है, और नन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई नहीं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं। जैसे तीन में से कोई नहीं, चारों में कोई नहीं, पांचों में कोई नहीं। तो इस अर्थ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं। अब इसका ग्रामेटिकल पक्ष देखना है। अब फिर से इसका कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको बढ़ा देते हैं यहाँ तक, और ये रहा आपका ये, और ये रहा, ऐसे करके टेबुलर फॉर्मेट में कर दिए। अब ईच का प्रयोग याद रखिएगा
कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह होता है, याद रखना है ना। सारा बात को अंग्रेजी में बोलेंगे, वेट करिए सिर्फ। एवरी का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसलिए देखिए यहां पर लिस्ट में लिखा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन, इसलिए इसमें लिस्ट नहीं लिखा था। लेकिन चूंकि दोनों का हिंदी मीनिंग एक जैसा है, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया। अब आइदर, इस सब प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, और ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको जरूर याद रखना है। तो ईच के बारे में आपने क्या सोचा क्या सुना, ईच के बारे में क्या क्या सीखे कि ईच, और ये सारे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है। जहां पे प्रोनाउन लिखे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ए लिखे हैं तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब हो गया कि ईच का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए, प्रत्येक या हर एक के हिंदी अर्थ के लिए किया जाता है। ईच के बारे में इतना आइडिया। अब इस बात को ना थोड़ा अंग्रेजी में सुनते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी एंड नन all are used as either distributive pronoun or distributive adjective. Each is used as distributive pronoun as well as distributive adjective for two or more than two persons or things for the same Hindi meaning, pratyek, that is named as pratyek or harek. The second one is every. Every is only used as distributive adjective for only more than two persons or things. Either is used for distributive pronoun and distributive adjective for one of two, यानी दो में से एक, one of two persons or things. Neither is used for no one for two, no one in two for the Hindi meaning दो में से कोई नहीं. Like or similarly, any is used as distributive pronoun and adjective for anyone of more than two persons or things. And none is used, अंग्रेजी में सुनते रहिए, none is used as distributive pronoun and distributive adjective for no one of more than two persons or things. हो सकता है आपको कुछ लाइन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। सुनते 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 एक दिन ऐसा आता होता है कि आपको कुछ ना कुछ आ जाता है अंग्रेजी बोलने के लिए। तो मैंने अभी इतना बताया, आप में से सबको दिक्कत या फिर सही समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप यस बोलिए, या फिर अगर दिक्कत हो तो पूछिए किसी के बारे में। चूंकि ये बड़ा क्लिष्ट है और इसका यूसेज आपको 12th तक मिलते रहेगा। आप लोग सोचते हैं कि ईच और एवरी एक ही होता है, लेकिन ईच एवरी एक ही नहीं होता है। इसके बहुत सारे और भी सिंटैक्स के रूल हैं, लेकिन आप इतना बता दीजिए पहले कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से बोलिए, पहले मैंने हिंदी में समझाया, उसके बाद मैंने इंग्लिश में बोला है। तो हिंदी में समझने वाले मुस्कान बोल रही हैं यस सर, और लोगों को समझ में आया कि नहीं, काजल, मुस्कान, नो प्रॉब्लम। इसको जरूर एक बार देख लेना, बढ़िया से देख लेना। ईच का मतलब प्रत्येक या हर एक, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए। ठीक है, अब मैं इस पर एक आध एग्जाम्पल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ध्यान से, थोड़ा एग्जाम्पल देखना। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे ईच से, जैसे ईच स्टूडेंट हैज मोबाइल। हालांकि इसका ना प्रैक्टिस बहुत आगे मिलेगा, मैंने प्रैक्टिस सेट बना के दिया है ना। एक बार और समझाइए रागिनी शर्मा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। पहले इस एग्जाम्पल को पहले आप देख लीजिए। ईच स्टूडेंट हैज अ मोबाइल। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक मोबाइल है, और वो विद्यार्थी की संख्या कितनी है, मयंक भी बोल रहे, नो प्रॉब्लम। एक रागिनी शर्मा को दिक्कत है, मैं फिर से बता देता हूं रागिनी, डोंट बी टेक टेंशन। ईच स्टूडेंट हैज ए मोबाइल। आप अगर यहां पे लिख देते ईच स्टूडेंट्स हैव ए मोबाइल, तो पता होना चाहिए आपको कि आपका ये सेंटेंस हो जाता गलत और ये हो जाएगा सही। क्यों?
क्योंकि ईच के बाद कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी प्लूरल नाउन का प्रयोग ना करें, है ना। और ये लगाने से ही आपने यहाँ हैव लगाया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो पूरा वाक्य ही गलत हो गया। ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल से बताया। चलिए मैं रागिनी की बात मानते हुए आपको एक बार समझा देता हूं मैं फिर से यहाँ पे। देखिए रागिनी कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये जो चारों पांच थी, 4 और 2 6, ये जो लिखे हुए हैं इन सब से डिस्ट्रीब्यूशन का बोध होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? कोई चीज बांटना, है ना, बांटना। तो जब हम किसी चीज को बांटते हैं तो उसमें से जिन जिन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसमें से ये 4 और ये 2 6 हैं। और भी हैं लेकिन पहले हम इसके बारे में सीखते हैं। ईच का प्रयोग 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक। जैसे मैंने अभी देखिए लिखा था ईच स्टूडेंट हैज ए मोबाइल, तो स्टूडेंट के पहले था लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव था। एवरी, एवरी का प्रयोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। देखिए ये लिखा हुआ है मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, 2 से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए। आइदर का प्रयोग प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव के रूप में होता है और 2 में से किसी एक के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई नहीं के हिंदी अर्थ 2 में से कोई नहीं के लिए किया जाता है और यह भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है। उसके बाद आता है एनी। एनी का प्रयोग 2 से ज्यादा में से कोई एक, यानी 2 से ज्यादा में से कोई एक, यानी इसको आप अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एनी वन ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। एनी वन ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे? नो वन ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। मतलब है कि नन का प्रयोग 2 से ज्यादा में से कोई नहीं, जैसे तीनों में से कोई नहीं, आप देखते हैं ना नन ऑफ दीज रहता है लिखा हुआ चौथा ऑप्शन में, यानी जब ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यानी तीनों में से कोई नहीं होगा, तब डी ऑप्शन में रहता है दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो नन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? 2 से ज्यादा में से कोई एक के लिए, ठीक है, 2 से ज्यादा में से कोई नहीं के लिए। ये जो मैंने दिया है ना वो सिंबॉलिकली दिया, यानी सांकेतिक रूप में इसे बताने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? अब बताइए रागिनी, समझ में आया कि और कुछ करना? हालांकि इस रूल से संबंधित आगे समझ गए सर, रागिनी शर्मा भी अब समझ गई। चलिए थैंक यू रागिनी। और इससे संबंधित ना हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, इसमें प्रैक्टिस बनाया है सेट, और उसमें मैं आपको ऑनलाइन ही मैं पूछूंगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसको फिलहाल अगर हम समझ गए हैं तो हम आगे आ जाते हैं। अभी देखिए आ गया एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, राइट और रॉन्ग। अब लोग तैयार रहिए, मोबाइल का कीपैड पकड़ लीजिए, जल्दी जल्दी टाइप करना है राइट या रॉन्ग। चलिए मैं क्विज खेलता हूँ, है ना। रागिनी शर्मा बोल रही समझ गई सर, चलो ठीक है। अभी ना हम एक क्विज करते हैं, आप लोगों को भी मजा आने वाला है और इसको थोड़ा समझने का भी प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, राइट और रॉन्ग, यानी कि आप सबको लिखना है, अगर आपका वाक्य सही है तो आर लिखना, आर फॉर राइट, ठीक है, सुन रहे हो ना सब लोग सुनते रहो। और रॉन्ग है तो डब्ल्यू लिखना, बस एक एक लेटर खाली टाइप करना है, मैं आगे आपको सेंटेंस बताते चलता हूं। चलो, ईच हैज ए मोबाइल, राइट या रॉन्ग? जल्दी बोलो, मैं वेट कर रहा हूं। आपको प्रैक्टिस करना है, अब जल्दी लिखिए, राइट या रॉन्ग, मतलब ये वाक्य सही है या गलत है। ईच हैज ए मोबाइल वाक्य सही है या गलत है? राइट लिखना है, सही लिखना है तो आर लिखिए, काजल आर, सुजाता आर, बिल्कुल बिल्कुल, वाह सब लोग, मयंक भी आर। चलिए लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है इसलिए सबका रुका रहता है। चलिए राइट है ये। चलो अगला, ईच स्टूडेंट हैज ए मोबाइल, ईच स्टूडेंट हैज ए मोबाइल, राइट है या रॉन्ग है? चलो फिर से राइट है, बिल्कुल ठीक। चलो, एवरी हैज ए मोबाइल, अब बताइए, इस तीसरे की बात कर रहा हूं मैं। रागिनी शर्मा, ये आप लोग लगता है दूसरे पर ही हैं, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि आप किसका आंसर दे रहे हैं, सेकेंड का कि थर्ड का दे रहे हैं। तो हाँ, काजल का एक जवाब आया, यस यस। ये क्यों गलत है भाई काजल? ये इसलिए गलत है क्योंकि एवरी का प्रयोग कभी भी एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, प्रोनाउन के रूप में नहीं करते हैं। तो यहां देखो प्रोनाउन के रूप में हो गया
इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। हाँ, आप ऐसे लिखो, रागिनी जैसे लिख रही हैं 3 का आर, तो आप ना ऐसा लिखो। चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो 3 में आर तो नहीं होगा, 3 में तो रॉन्ग होगा। मुस्कान सही जवाब है आपका। रागिनी आप सही कर लीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ईच देते तो सही हो जाता, और एवरी जब भी लिखा रहेगा याद रखना इसके बाद कोई ना कोई नाउन लगना चाहिए, सिंगुलर नाउन, जैसे एवरी स्टूडेंट। ठीक है, चलो 4 का बोलो। चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आप भी अब नंबरिंग करके आंसर जल्दी जल्दी दो। और मैं देख रहा हूँ सबको, मैं मार्किंग दे रहा हूँ कि कौन सही दे रहे हैं कौन गलत दे रहे हैं। इसी से पता चलेगा ना कि आप कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा भी उत्साह। चौथा का आर काजल दे रही हैं। एवरी स्टूडेंट हैज ए मोबाइल, ये राइट है, बिल्कुल ठीक है, ये राइट है। 5वां, एवरी स्टूडेंट्स हैव ए मोबाइल, 5वां का बोलो। 5 नंबर का किसी ने भी जवाब नहीं दिया, 5 का बोलिए। 4 का नहीं, 4 तो हो गया सुजाता, 5 का बोलिए। 5 का आर दे रहे हैं आप लोग। 5, एवरी स्टूडेंट्स हैव ए मोबाइल, 5 का राइट सब लोग दे रहे हैं। काजल आपका भी गलत, मयंक आपका भी गलत, आई एम सो सॉरी, आपका गलत हो गया। क्यों? आप अभी गौर करना, देखो यहाँ क्या लिखे थे, देखो सब लोग, एवरी के साथ हमने बोला था सिंगुलर नाउन, और आप देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन है ना, तो ये वाक्य हो गया गलत, यानी इसमें लिखना था डब्लू, 5 का डब्लू। यस, अब आपका सही आ गया। यस, समझ में आ गया ये ना, कि ये स्टूडेंट्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और 6 नंबर बताइए। चलिए इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, ईच का प्रयोग मैंने अभी कितने के लिए बोला था, 2 या 2 से ज्यादा के लिए। तो 2 स्टूडेंट्स लिखा हुआ, ईच ऑफ के बाद प्लूरल लगता है, ये सही है। अब एक चीज और सुनो, हाँ, छठा का आर हम नंबर दे देते हैं, 7, 8, 9, 10। चलो ध्यान से देखो, हाँ 6 का आर है। चलो 7 पर अभी नहीं गए हैं। अच्छा, ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, 3 स्टूडेंट्स है, 3, तो 3 में से एक प्रत्येक के लिए, तीनों में से प्रत्येक, ये सही है, आर है। आप 7 का डब्लू कैसे दे दिए? देखो ध्यान से, ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। चलो एक चीज मुझे बताने दो मुझे। देखो ईच या एवरी रहे, चाहे आइदर रहे, चाहे नाइदर रहे, इन सब के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तनी ध्यान से देख लो, तभी गलती हो रहा है। अगर रहेगा ईच ऑफ रहेगा, आइदर ऑफ रहेगा, नाइदर ऑफ रहेगा, यानी तब इसमें लगेगा यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी तब नाउन लगेगा प्लूरल। समझ में आया मेरी बात? ईच के बाद लगेगा सिंगुलर, ईच ऑफ रहेगा तब प्लूरल। तो इसलिए देखो ध्यान से, ईच ऑफ के बाद देखो यहाँ पे क्या था, प्लूरल था कि नहीं था, तो ये सही हुआ था। चलो 8 नंबर बोलो, 8 नंबर, अब वेट कर रहा हूं मैं। आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स, आइदर का प्रयोग 2 में से एक के लिए करते हैं ना, तो 2 पेन्स है तो क्या हो जाएगा, राइट। 8 का आर होगा। नम्मा बताओ। 8 का आर, काजल ठीक है, रागिनी भी ठीक है, मुस्कान भी ठीक है, मयंक भी ठीक है। 9 का बताइए। 9, सुजाता भी ठीक है। 9 का रागिनी शर्मा का सबसे पहले जवाब आ गया। 9, आइदर ऑफ दीज 3 पेन्स, रागिनी सॉरी गलत हो गया। आप गौर करो कि आइदर का प्रयोग सिर्फ 2 में से एक के लिए, और यहां देखो आइदर ऑफ दीज 3 लिखा हुआ है ना, 3, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया है ना। 9 का रॉन्ग। 10 बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा सोच के। 9 के बाद 10, 9 का डब्लू, मयंक चौधरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सुजाता का भी सही है, मुस्कान का भी सही है, काजल भी सही हो गया। चलिए अब 10 बता दीजिए सब लोग। 10 बताइए। ही हैज बाउट एनी और एनी वन ऑफ द 4 बुक्स। बताइए, ही हैज बाउट एनी और एनी वन। 10 का आर,
देखिए ही हैज अबाउट एनी ऑफ दिस, चलो एनी का प्रयोग कितने के लिए करते हैं, याद है आपको, दो से ज्यादा में से कोई एक, और तो फोर क्या है, दो से ज्यादा है, यानी ये होगा आर। चलिए 10 का आर, रागिनी शर्मा सही जवाब, काजल सही जवाब, लेकिन मुस्कान आपका तो गलत हो गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, गलत हो गया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। मयंक चौधरी का भी सही है, मुस्कान का फिर से आ गया जवाब 10 का आर। समझ में आया मुस्कान? ही हैज अबाउट एनी और एनी वन ऑफ द फोर बुक्स, मैंने बोला था कि एनी या एनी वन का प्रयोग दो से ज्यादा में से कोई एक के अर्थ के लिए करते हैं, है ना। तो दो से फोर बुक्स क्या है, दो से ज्यादा ही है ना, तो 10 का होगा आर। चलो सब लोग समझ में आ गया अल्टीमेटली। चलो दो चार और बच गया है, प्रैक्टिस करने के लिए दो चार और बच गया, तो आपको मजा आ रहा है तो चलिए इसको और कर ही ले थोड़ा। तो 10 तक हो गया है, तो हम सबका नंबर कर देते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग आंसर भेजो। अब ये है 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14 और ये रहा आपका 15। तो यहाँ पे हम लोग, चलो रागिनी शर्मा सही जवाब, यस सर मुस्कान। चलिए अब ना ये 4-5 बच गया है, तो प्लीज आई हार्टली रिक्वेस्ट यू तो प्लीज कंसीडर ऑल दिस 5 क्वेश्चंस। इसको भी कर ही लेते हैं, टाइम हो गया उससे क्या। चलो 11 में क्या होगा, ही हैज बाउट आइदर ऑफ द फोर, देखिएगा ध्यान से, आइदर है और इधर फोर है तो गलत हो गया, यानी कि इसमें डब्लू हो जाएगा। 11 में रॉन्ग, 11 काजल भी सही, अरे काजल तो आगे आगे चल रही है, काजल तो 12 का भी डब्लू बता रही है। फिलहाल हम लोग सही कर रहे हैं 11 का, 11 का डब्लू, 11 डब्लू मुस्कान, सुजाता, मयंक सबका सही है और ऊपर चला गया नाम। चलिए अब 12 का बता दीजिए, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। 12 का बताइए सब लोग। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, सब लोग रॉन्ग 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 कर रहे हो, ये तो राइट है भाई 12 का। देखो ना, नाइदर दो में से कोई नहीं, तो यहां तो दो का ही चर्चा है ना, तो ये तो राइट हो गया। सुजाता, अब आया मयंक चौधरी का जवाब, अब आया सही। सुजाता आपने 12 का कैसे कर दिया रॉन्ग, ऐसे में तो आप सामने में रहते तो आपको पिटाई लग जाता, ऑनलाइन क्लास में तो वो भी नहीं कर सकता हूं मैं। आई एम जस्ट जोकिंग, मैं किसी को पीटता नहीं हूं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। नाइदर गर्ल्स इज एक्टिव, नाइदर गर्ल इज एक्टिव, बताइए इसमें से ये सही है गलत है। 13 का बोलो, कोई बात नहीं है, गलत सही होते रहता है। 13 बोलिए, 13 बोलिए। नाइदर गर्ल इज एक्टिव, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा, इसमें जब 2-3 कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सही है, 13 का आर होगा। चलो जल्दी जल्दी कर लें। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, नन का प्रयोग कितने के लिए करते हैं, दो से ज्यादा के लिए करते हैं, तो ये 5 स्टूडेंट्स है, कोई बात नहीं सही है ये, तो आर ये हो गया। और 15 नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, देखो यहाँ नाइदर है और यहाँ 5 स्टूडेंट्स है, तो ये गलत हो गया, यानी डब्लू हो गया। ठीक है, आया समझ में? अब अपना दीजिए आंसर। 14 का आर आपने दिया था, 14 का आर बिल्कुल ठीक है, 15 डब्लू ठीक है, 15 डब्लू। चलो ऑलमोस्ट सभी लोग समझ गए, 15 सुजाता भी सही, रागिनी भी, अरे 15 का डब्लू होगा, 15 का डब्लू, 15 रागिनी। मयंक चौधरी क्या लिखे, हैव ए नाइस डे सर, क्या लिख रहे हैं, हावा नाइस डे सर, हावा नाइस डे सर क्या होता है भाई, हावा, व्हाट डू यू मीन बाय हावा? हैव ए नाइस डे सर होता है, लेकिन वो अभी नहीं बोलने का, अभी आप तो आप देख रहे होंगे शायद आपकी घड़ी में भी 7:02 हो रहा होगा, तो 7:02 में तो हम हैव ए नाइस डे नहीं लिख सकते ना। अभी हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, जब मैं आपसे विदा हो रहा हूँ, जुदा हो रहा हूँ, तो हमें लिखना चाहिए गुड नाइट, लेकिन हम लोग हाँ रागिनी शर्मा गलती से लिख दिए 15 का डब्लू, कोई बात नहीं रागिनी, ऐसा होता है, मैं जान के आप लोगों को चिढ़ाने के लिए कभी कभी आपको बोल देता हूँ, ऐसा कोई मतलब डोंट बी टेक अदरवाइज, अदरवाइज नहीं लिखने, वो टाइपिंग हो जाता है मोबाइल से, अगर आप लोग करती होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होता होगा टाइप करने में, खैर कोई बात नहीं। अल्टीमेटली समझ में आ गया ये 15, अभी हम लोग कहाँ पर हैं पता है आपको, 15 हम 14 रूल पढ़ लिए हैं, और कुल मिला के आपके लिए मैं ऐसा 30 रूल्स लेके आया हूँ, 30,
और यानी प्रोनाउन चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आप सीख जाओगे, एकदम विश्वास रखो। किसी भी बुक से आप इस चैप्टर का बना के देखना, इवन इंटर लेवल के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा वादा है। खाली बस आप मेरे साथ साथ चलते रहो, जितना चीज़ मैं बताऊं उतना चीज़ आप करते रहो। आज हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, है ना, मैं भूल गया कि अब चूंकि इसी में प्रैक्टिस कराते रह गए और ट्रांसलेशन हम लोग कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब टाइम हो गया है, आपका मैथमेटिक्स का होगा क्लास, और मयंक चौधरी बोल भी रहे हैं गुड नाइट, लगता है इनका मन भर गया पढ़ते पढ़ते। अब कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं हम अगले आज ट्यूसडे है ना, तो मिलेंगे थर्सडे को, और 15 रूल जो बचा हुआ है, 15-16 रूल बचा हुआ है इनफैक्ट, तो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, टाइम की चिंता एकदम नहीं करिए, आपको सिर्फ सीखते रखना है। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मज़े से रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर, और आप सभी को शुभ रात्रि, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।